हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और आप सभी का जो है एक बार फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज आपके सामने एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम पहले से ही आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, व्यक्तित्व, या उसको अपन क्या कहेंगे, पर्सनैलिटी। इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। मैं आपको किताब की परिभाषा भी बताऊंगा और मनोविज्ञान की भाषा के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक चर्चा जो है अपन स्वयं कर लेते हैं कि व्यक्तित्व कहते किसे हैं, पर्सनैलिटी कहते किसे हैं। इसके ऊपर अपन हल्की सी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, बेसिक आप और मैं व्यक्तित्व को कैसे समझते हैं। हमने अभी तक यही सुना है कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसका पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसका व्यक्तित्व अच्छा है, इसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। क्योंकि आज दिन तक हमने व्यक्तित्व का अंदाजा जो लगाया वो किससे लगाया, उसके रहने के ढंग से, उसके कपड़ों से, उसके चेहरे की, शरीर की बनावट से, उसके रंग रूप से, उनके बालों की स्टाइल से हमने एक व्यक्ति को जज कर लिया कि ये व्यक्ति अच्छा है या ये व्यक्ति बुरा है। यानी कि अभी तक हमारे दिमाग में जो धारणाएं बनी हुई है व्यक्तित्व को लेकर के, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को लेकर के, तो हमारी धारणा बस यही बनी हुई है कि जो दिखता अच्छा है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जो दिख अच्छा नहीं रहा है मतलब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। भाई, अब मैं आपसे बात करूं कि व्यक्तित्व ऐसा नहीं होता है जैसा व्यक्तित्व को अभी तक हम समझते आ रहे हैं। जैसे देखिए, व्यक्तित्व के अंतर्गत दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के कौन से? आंतरिक गुण भी होते हैं, बाह्य गुण भी होते हैं। इसके अंदर शारीरिक अवस्थाएं भी आती है, इसके अंदर मानसिक अवस्थाएं भी आती है। इन सभी का जो मैशअप होता है, इन सभी का जो मिश्रण होता है, इन सभी की जब मिक्सिंग होती है, तब उसको हम कहते हैं ये उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है। कि व्यक्ति अंदर से कैसा है, व्यक्ति बाहर से कैसा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है। इन सभी चीजों को जब अपन एक साथ प्रेजेंट करते हैं, इन सारी चीजों को जब हम एक साथ व्यक्त करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। तब वो क्या कहलाती है, हमारी पर्सनैलिटी कहलाती है। यानी कि इसके अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं कि जैसे एक तो आप नॉर्मल शब्द ये समझ सकते हो कि पर्सनैलिटी जो शब्द है ना, वो आपके लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। कौन किससे बना है मेरे दोस्तों? लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द आता है जिसका क्या नाम है, पर्सोना। और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा या बाहरी आवरण। मुखौटा या इसको क्या कहेंगे, बाहरी आवरण कहेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्तित्व को इन्होंने मुखौटा कहा है। मुखौटा का मतलब क्या होता है कि हम एक फेस बना करके रखते हैं एनी टाइम, हम अपने आप को एक जैसा बना करके रखते एनी टाइम, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि मैं ऐसा हूं, है ना। हम मुखौटा तो बना करके रखते हैं, सारी चीजों को मिला करके एक मुखौटा बना करके रखता हूं कि मैं ऐसा हूं, और आप वहां पे प्रदर्शित हो जाते हो। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया, मुखौटा। मुखौटा का मतलब क्या होता है, एक आवरण जिससे अपन अपने वास्तविकता को ढक देते हैं और जो नहीं होता है वो हम बता देते हैं। व्यक्तित्व की यही खास बात है। जिस व्यक्ति के पास में नॉलेज भरपूर है, जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान है, जो थोड़ा सा सक्रिय और जो थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है, वो व्यक्ति क्या करता है कि वो अंदर से कैसा है, वास्तविक, वो रियल कैसा है, इस चीज को दबा देता है और एक मुखौटे को प्रेजेंट कर देता है जिसमें उसकी केवल अच्छाइयां नजर आती है, उसकी बुराइयां नजर नहीं आती है। यह व्यक्तित्व की खास बात है कि किसी भी व्यक्ति में कितनी भी बुराई हो, यदि उसको पर्सनैलिटी मैनेज करने का तरीका है तो वो हमेशा लोगों के सामने अपनी अच्छाइयों को ही प्रकट करेगा, कभी भी बुराइयों को जो है लोगों तक पहुंचने नहीं देगा। तो इसीलिए इसको कहा गया एक प्रकार का मुखौटा है ना। इसमें आप अपने आप को बदल सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी भी इंसान को देखते ही जज मत करो, उसकी बातों पर भी सीधे सीधे विश्वास मत करो, है ना। सीधे सीधे उस व्यक्ति के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा मत करो। थोड़ा बहुत अवलोकन करो, थोड़ा बहुत उसके ऊपर रिसर्च करो। फिर आपको लगता है कि नहीं, मैंने जिस प्रकार से इस व्यक्ति को समझा था ये ठीक वैसा ही है, उसके बाद में उसके ऊपर भरोसा किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि व्यक्तित्व बदल बदल करके पेश किए जाते हैं, व्यक्तित्व को बदला जा सकता है। जो व्यक्ति है नहीं, देखो, मुझे अगर आपको प्रभावित करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो काम करना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगता है, भले ही मुझे वो अच्छा नहीं लगता हो, क्योंकि मुझे प्रभावित तो आपको करना है।
तो जब आपको प्रभावित करना है तो मुझे मेरी पर्सनैलिटी को ऐसी बनानी पड़ेगी, मुझे मेरे व्यक्तित्व को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो सीधा सीधा आपको अच्छा लगे, भले ही वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा हो। अच्छा, मैंने वो बनाया, मतलब उसका मुखौटा पहन लिया, और मुखौटा पहन करके हम क्या कर गए, आगे बढ़े। अब आप ये समझो कि मैं मुखौटा पहन करके आगे बढ़ा, आपने उस मुखौटे को देखा, मुझे जज कर लिया कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा है, जबकि आपको पता है कि मैं वैसा नहीं हूं। मैंने एक मुखौटा पहना आपके सामने और मैं आपके सामने आया ताकि आप क्या कर लो, मुझसे प्रभावित हो जाओ, मुझसे कनेक्ट हो जाओ। इसके लिए मैंने ये सारा का सारा क्या किया है, प्रयास किया। इसके लिए ये सारी की सारी मैंने क्या की, मेहनत की। अब देखो, जो मैं नहीं हूं वो मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पर्सनैलिटी जो होती है वो क्या होती है, आपके किसी न किसी तरीके से बदलती रहती है। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिएगा, थोड़ा सा अपन और चर्चा कर दे। व्यक्तित्व दो रूपों में बटा हुआ है। व्यक्तित्व के अंतर्गत हमारी आंतरिक अवस्थाएं भी आती है और व्यक्तित्व के अंदर हमारी बाह्य अवस्था भी आती है। जैसे देखिएगा, मैं ये कहूं कि आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बाल बनाने का तरीका, आपके रहने का तरीका है ना, आपके शरीर की बनावट, शरीर का रंग रूप आकृति, ये सब बाह्य अवस्थाएं हैं। आपका ज्ञान, आपके अनुभव, आपकी अनुभूतियां, आपके विचार, आपकी तर्क क्षमता, आपकी चिंतन क्षमता है ना, आपकी खोज क्षमता, यह सब क्या है, आपकी मौलिकता, यह सब क्या है, आपकी आंतरिक अवस्था है। अब पर्सनैलिटी का निर्माण ये दोनों चीजें मिलकर के करती हैं। बाह्य चीजें भी जरूरी होती है, आंतरिक चीजें भी क्या होती है, जरूरी होती है। लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना है कि बाह्य पर्सनैलिटी जो आपके शरीर की आकृति है, जो आपके शरीर के रंग रूप है, रहने का तरीका है, वो गौण है, मुख्य नहीं है। पर्सनैलिटी के सामने वो क्या है, गौण है। गौण का मतलब जरूरी तो है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट हमारे आंतरिक गुण हैं। हमारे विचार महत्वपूर्ण है, हमारी चिंतन क्षमता महत्वपूर्ण है, तर्क करने की क्षमता महत्वपूर्ण है, हमारी मौलिकता महत्वपूर्ण है, हमारा व्यवहार महत्वपूर्ण है, हमारा ज्ञान महत्वपूर्ण है ना, हमारे विचार महत्वपूर्ण है, न कि हमारे कपड़े रहने के तरीके, आकृति वगैरह ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि हमेशा आंतरिक पर्सनैलिटी व्यक्ति की अच्छी होनी चाहिए। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। बाह्य पर्सनैलिटी से आप व्यक्ति को तीव्र गति से प्रभावित तो कर सकते हो। भाई, आपकी बाह्य पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप एक सेकंड में एक बार तो व्यक्ति को अपनी तरफ क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन उसे लंबा लेकर के नहीं चल सकते यदि आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि किसी व्यक्ति को एक सेकंड के लिए या किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए आप प्रभावित कर सकते हो अपने कपड़ों से, अपने शरीर की बनावट से, आपके रंग से, रूप से, आकृति से, जो आपके पास में बाएं हैं उन सब से आप एक बार व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उसको पकड़ करके लंबे नहीं चल सकते हो। क्यों नहीं चल सकते हो? क्योंकि लंबे चलने के लिए तो आंतरिक व्यक्तित्व काम आएगा। इसमें व्यवहार की जरूरत पड़ेगी, इसमें विचारों की जरूरत पड़ेगी, इसमें अनुभवों की जरूरत पड़ेगी, इसमें चिंतन महत्वपूर्ण होगा, इसमें तर्क महत्वपूर्ण होगा, इसमें मनन महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आंतरिक पर्सनैलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक उदाहरण देकर के बताता हूं, फिर आगे और समझाऊंगा। आपने कई बार सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार के फोटोज देखे होंगे जो बड़े वायरल होते रहते हैं। रुक जाओ भाई, है ना। वो क्या होता है कि उसके अंतर्गत एक लड़के और एक लड़की का फोटो होगा जो शादी के जोड़े में या शादी के कपड़ों में बैठे होंगे। लड़की बड़ी खूबसूरत दिख रही होगी, लड़के को बड़ा भद्दा बताया होगा, और वहां पे नीचे एक लाइन लिख दी जाती है, देखिए सरकारी नौकरी का कमाल। यानी कि ये हो गया कि आप उस फोटो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हो कि उस लड़के को इतनी खूबसूरत लड़की इसलिए मिल गई क्योंकि उसके पास में एक सरकारी नौकरी है, क्योंकि उसके पास में एक गवर्नमेंट जॉब है। अब ये बात हो सकती है कि सही हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उस बंदे की, उस लड़के की बाह्य पर्सनैलिटी भले ही अच्छी ना हो, आंतरिक पर्सनैलिटी अच्छी हो। भाई, इस चीज को स्वीकार करो ना कि आपकी आंतरिक पर्सनैलिटी अच्छी है, तो इसका मतलब इंटरनल आपकी पर्सनैलिटी से भी तो आप लोगों को क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, लंबे समय के लिए कर सकते हो, अच्छे से अच्छे लोगों को कर सकते हो, यदि आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी अच्छी है। बाह्य पर्सनैलिटी गौण है, कोई काम की नहीं है।
तो यहाँ आपको एक चीज का जो ध्यान पड़ गया होगा, यहाँ आप इस चीज को समझ गए होंगे कि बाह्य पर्सनैलिटी का प्रभाव भले तीव्र गति से पड़ जाता हो लेकिन उसका सफर लंबा नहीं होता। आंतरिक पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ने में भले ही समय लग जाए लेकिन उसका सफर बड़ा लंबा होता है। इसीलिए अगर आपको बिल्ड करनी है तो क्या बिल्ड करो, आंतरिक पर्सनैलिटी। जिम नहीं जा पा रहे हो कोई बात नहीं, पर ज्ञान की वृद्धि पहले करो। योग नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अपने विचारों में स्पष्टता पहले लेकर के आओ, है ना। आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, घूमने नहीं जा पा रहे हो कोई बात नहीं, इधर अपनी मौलिकता को बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप अपने शरीर की आकृति को नहीं सुधार पा रहे हो, अपने रंग को नहीं बदल पा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है ना। इधर अपनी चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति को क्या करो, विकास करो, है ना। पार्लर नहीं जा पा रहे हो, फेशियल नहीं करवा पा रहे हो, डिटेन नहीं करवा पा रहे हो, मत करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इधर व्यवहार, आदतों, आचरण को स्पष्टता लेकर के आओ, क्योंकि वो प्रभाव जीवन भर चलने वाला है। ये प्रभाव कुछ समय के बाद में क्या हो जाने वाला है, गिर जाने वाला है। तो मनोविज्ञान खुद आंतरिक व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण मानती है कि आंतरिक व्यक्तित्व से ही व्यक्ति के आचरण का जन्म होता है, उसी से उसकी आदत बनती है, उसी से उस व्यक्ति को जाना और समझा जा सकता है। तो दो प्रकार से आप इस चीज को क्या कर सकते हो दोस्तों, याद रख सकते हो, एक बाह्य और एक कौन सा हो जाएगा, आंतरिक। समझ में आ गया आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, आंतरिक होगा। हम पूरा जो बन के जाएंगे, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना, बाह्य पर्सनैलिटी से आपकी आंतरिक पर्सनैलिटी भी मैच करती है। जैसे कोई व्यक्ति गोल मटोले, हाइट कम है, तो उससे हम उसके आंतरिक गुणों का पता लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति दुबला पतला है और लंबा ज्यादा है, तो उससे हम आंतरिक गुणों का पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा होगा। तो शरीर की जो प्राकृतिक रचना है ना, जो ईश्वर के द्वारा दी गई है, जिसमें आपने छेड़छाड़ नहीं की है, तो शरीर की प्राकृतिक रचना से हम उस व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व को जान सकते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान में कुछ ऐसे टिप्स दिए गए हैं, मनोविज्ञान में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, मनोविज्ञान में कुछ ऐसे सूत्र दिए गए हैं, जिसके आधार पर हम व्यक्ति के शरीर को देख करके उसके आंतरिकता के बारे में क्या लगा सकते हैं दोस्तों, पता लगा सकते हैं। बनावटी नहीं, कपड़ों से पता नहीं लगता है दोस्तों, है ना। आपने क्रीम पाउडर वगैरह लेप दिया, उससे व्यक्तित्व का पता नहीं चलेगा। कितनी बढ़िया हेयर स्टाइल बना दी, उससे व्यक्तित्व का पता नहीं चलता है। व्यक्तित्व का पता चलता है आंतरिक गुणों का। इसीलिए बिल्ड करना है तो वो किसको, देखो ये शिकायत सबको रहती है। एक बड़ी सच्ची घटना है कि मैं जब 10th 11 10वीं तक था, या 11वीं 12वीं करके मैं जब उदयपुर आया था, तो उस वक्त हमारे गांव के अंदर है तो बड़ा कैजुअल तरीका था, बड़ा सिंपल तरीका था रहने का। तो बाल थे उसको एक साइड में बना करके रखते थे, है ना, सिली हुई ड्रेसें पहनते थे। हम सब ग्रामीण परिवेश के बच्चे एक जैसे ही रहते हैं। और उस वक्त में नई नई सेविंग आई थी, तो मैं पूरी की पूरी क्या रखता था, क्लीन रखता था। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं कि मैं खुद को बड़ा भद्दा लगता था, है ना। ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं खुद को ही अच्छा नहीं लगता था, इतना अजीब जो है चेहरा दिखता था, या अजीब जो है वो बनावट बड़ी गंभीर थी। तो मैं जब भी कॉलेज वगैरह जाता था तो दूसरे बच्चों को देख कर मुझे थोड़ा बहुत अजीब तो लगता है ना यार, कि नहीं पर्सनैलिटी को अपन ने नहीं सुधारा है, ये लोग ऐसे रह रहे हैं, अच्छा है, सब ग्रुप में रह रहे हैं, अपन अकेले अकेले जा रहे हैं, बच बच करके जा रहे हैं, क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं। लेकिन इस चीज का मुझे 2-4 महीने तो मलाल रहा, लेकिन जैसे ही स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एक्टिविटी होती और एक्टिविटी के अंदर भाग लेते थे, फिर मैं अपनी बनी हुई शायरियाँ सुनाता था, क्योंकि मुझे शुरू से ये शौक था। तो बढ़िया अच्छी अच्छी शायरियाँ धोपता था। उसके बाद में, है ना, अपने पास में चुटकले और कॉमेडी शो थे, घंटे घंटे भर तक मैं क्लास के अंदर कॉमेडी शो कर देता था। हर मौलिकताएं बहुत अच्छी थी कि परिस्थितियों को देखकर, मौलिकता का मतलब किसी भी स्थिति को देखकर तुरंत मजाक उत्पन्न हो जाती थी, तो मौलिकता भी अच्छी थी, उसको करता था। तो ये जब ये करने लगे तो मुझे साल भर के बाद इस चीज का मलाल होना ही बंद हो गया कि मैं कैसा दिखता हूं, क्योंकि मैं लोगों से प्रभावित हो चुका था, या लोग मुझसे प्रभावित हो चुके थे। अपने आप एक ग्रुप बन चुका था, अपने आप लोग पास आ चुके थे। ये हकीकत कारण है कि आप आंतरिक पर्सनैलिटी को बिल्ड करो। यदि मैं उस जगह पे शारीरिक पर्सनैलिटी को अच्छी करना शुरू करता हूं, जिम जाता, है ना, कपड़ों में सुधार करता, है ना, शरीर की आकृति में बदलाव करता, चेहरे में बदलाव, ये समय भी लग जाता और उसके परिणाम भी नहीं आते। यदि आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी प्राकृतिक रचना ऐसी है कि मैं व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पा रहा हूं ना, तो आप आंतरिक रचना को बेहतर करो। मैं कह रहा हूं 6 महीने के अंदर, है ना, आपका प्रभाव उन लोगों से अधिक हो जाएगा जो दिखने में अच्छे होते हैं। कई बार आपने ये देखा होगा, बहुत से सुंदर लड़के, है ना, पूरी एज हो जाती है और किसी एक भी लड़की को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि वो दिखने में सुंदर है, आंतरिक पर्सनैलिटी नहीं है। आंतरिक पर्सनैलिटी नहीं है तो आप उसको हंसा नहीं पाओगे, उसको प्रसन्न नहीं रख पाओगे, है ना, उनको जो है इंप्रेस, प्रभावित नहीं कर पाओगे, तो वो कैसे लंबा चलेगी आपके। 2-4 दिन करती, फिर बोरियत लगता है, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए
इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? आपके आंतरिक पर्सनैलिटी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक थोड़ी सी पर्सनैलिटी के बारे में अपन हल्की से चर्चा और कर देते हैं। ये एक तो परिभाषा ये हो गई, ये बेसिक चीजें होती है, बहुत जरूरी होती है। मैं हमेशा टॉपिक पढ़ाने से पहले टॉपिक के ऊपर आधे घंटे तक चर्चा करता हूं। 20 से 25 मिनट तक मैं कम से कम टॉपिक के ऊपर क्या करता हूं? चर्चा करता हूं। और 20 से 25 मिनट तक या आधे घंटे तक मैं किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहा हूं तो उसके चर्चा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य इतना है कि वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे सरल प्रश्न आते हैं एग्जाम में जो हमें बहुत कठिन लगते हैं। इसके पीछे ये की कारण है कि जो टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस विषय वस्तु को हम पढ़ रहे हैं, उसके कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है हमारे। हम व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि व्यक्तित्व क्या होता है, किसे व्यक्तित्व मानेंगे। अब व्यक्तित्व की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई थी। उन 50 परिभाषाओं के बाद में एक 50वीं परिभाषा आती है, जो लेकर के आता है आपका एक विद्वान जिसका नाम है आलपोर्ट। कौन है दोस्तों? आलपोर्ट। एक विद्वान आता है आलपोर्ट। उन 50 परिभाषाएं इससे पहले दी जा चुकी थी, लेकिन कोई परिभाषाओं का खास अर्थ नहीं निकल पाया, कोई परिभाषाएं अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई, कोई परिभाषाएं अपना एक वास्तविक स्थान नहीं ले पाई, या कोई भी परिभाषाएं इतनी लंबी नहीं चल पाई। लेकिन जैसे ही आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी, जैसे ही आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के बारे में समझाया, और सारे कंसेप्ट अपने आप सभी लोगों के दूर हो गए। सबसे सटीक परिभाषा, सबसे सही परिभाषा यदि व्यक्तित्व की किसी ने दी है तो वो किसने दी है? आपके आलपोर्ट ने दी है। क्या परिभाषा दी है? उस परिभाषा को भी पढ़ते हैं और उस परिभाषा को समझते भी हैं। देखिएगा, आलपोर्ट ने क्या कहा कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है, इसके ऊपर इन्होंने एक परिभाषा दी कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन है। ध्यान रखना, मैं समझाऊंगा एक एक चीज। गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। क्या परिभाषा दी इन्होंने व्यक्तित्व की? कि व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है या अपूर्व समायोजन की शक्ति का विकास करता है। अब ये क्या कहते हैं, इसको समझिए। आलपोर्ट कहता है कि व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक तंत्र है। मनोशारीरिक का मतलब क्या हो गया? दो चीज हो गई। एक तो इसके अंदर क्या हो गया? मन, और एक इसके अंदर क्या हो गया? शरीर। मन का मतलब क्या है यहाँ पे? मस्तिष्क। मन का मतलब क्या है यहाँ पे? मस्तिष्क, जहां पे आपके ज्ञान, जहां पे आपके विचार, जहां पे आपके अनुभव, जहां पे आपकी अनुभूतियां, जहां पे आपके तर्क, चिंतन, मनन की शक्तियां, जहां पे आपका व्यवहार, जहां पे आपकी आदतें, जहां पे आपके आचरण पड़े रहते हैं, उन सभी को हम किस नाम से जानते हैं? मन के नाम से। शरीर के अंदर आपके शरीर की आकृति, आपके शरीर की बनावट, आपके शरीर की जो दिखावट है, वो सब किसके आएगी? शरीर में। तो इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व क्या है? तो मन और शरीर का एक तंत्र है। तो कुल मिला के आलपोर्ट ने खुद ने ये चीज को माना है कि व्यक्तित्व में दोनों चीजें आती है, शरीर भी आता है और मन भी आता है। इन दोनों को जब अपन मिला देते तो व्यक्तित्व का क्या होता है? निर्माण होता है। तंत्र का गत्यात्मक संगठन है, इस शब्द को समझना पड़ेगा। गत्यात्मक क्या होता है? संगठन तो समझ में आ गया कि मनोशारीरिक तंत्र का संगठन है, मिला हुआ है। गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन का मतलब होता है दोस्तों गतिशील संगठन है। कौन सा संगठन है? गतिशील। गतिशील क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। यह कहता है कि यह हमारे मन और शरीर के साथ में बंधा हुआ एक संगठन है जो गत्यात्मक है। गत्यात्मक का मतलब समय समय पर या अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। जैसे देखिए, मेरे मन के अंदर ज्ञान है, वो भी सेम है, और मेरा शरीर भी सेम है। जब मैं आपके सामने आता हूं तब मैं अपने मन और शरीर का बंधन ऐसा बनाता हूं जो बिल्कुल आपको अच्छा लगे।
मैं इसी शरीर और इसी मन के साथ यदि मैं मेरे दोस्तों के साथ में हूं, तब मेरा ये शरीर भी यही है और मेरा मन भी यही है, लेकिन उनके सामने मेरा पूरा व्यक्तित्व क्या दिखता है? अलग दिखता है। मैं इसी शरीर और इसी मन के साथ अपने अभिभावकों के पास, अपने पेरेंट्स के पास, अपने परिवार के सदस्यों के पास में जाता हूं, तो वहां पे मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा व्यक्तित्व बिल्कुल अलग दिखता है। यानी कि एक ही शरीर, एक ही मस्तिष्क, एक ही मन, जैसे जैसे उसकी परिस्थितियां बदलती जा रही है, वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व में भी क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। तो ये इनका कहने का मतलब है आलपोर्ट का कि मन शारीरिक तंत्रों का संगठन तो है, पर संगठन कैसा है? गत्यात्मक है, गतिशील है, समय समय पर अपने आप को चेंज कर देता है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को क्या कर देता है? बदल देता है। व्यक्तित्व की यही खास बात है कि एक ही शरीर है, एक ही ज्ञान है, एक ही विचार है, एक ही आचरण है, एक प्रकार का व्यवहार है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के साथ में इसका प्रकटीकरण अलग अलग होता है। आप अपने दोस्तों के साथ अलग तरीके से रहते हो, पेरेंट्स के साथ रहने का तरीका आपका अलग है, शिक्षक के सामने आपका तरीका अलग है, कोचिंग जाते हो तो आपका तरीका अलग है। यानी कि आपके व्यक्तित्व में समय समय पर क्या होते जा रहे हैं? बदलाव होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब व्यक्तित्व गतिशील है, व्यक्तित्व बदलेगा, अपने आप बदलेगा। शरीर एक है, व्यक्तित्व के, इसीलिए इसका नाम है मुखौटा। इसको मुखौटा क्यों कहा है? कि हाँ, पेरेंट्स के सामने गए तो ये मुखौटा लगाया, दोस्तों के सामने गए इसको उतारा, ये लगा दिया, है ना। मैं आपको पढ़ाने के लिए आया, इसको उतारा, ये वाला मुखौटा लगा दिया। और व्यक्तित्व का काम भी ये सामने वाले को प्रभावित करना, और सामने वाले को प्रभावित करना है तो उसको जो अच्छा लगेगा वो काम करना पड़ेगा, तभी तो व्यक्ति प्रभावित होंगे, बाकी कैसे प्रभावित होंगे, है ना। व्यक्तित्व का काम भी ये है कि सामने वाले को प्रभावित करना। अब सामने वाले को प्रभावित करना है तो मुझे वो क्रियाएं करनी पड़ेगी ना जो सामने वाले को अच्छी लगे, और यदि वैसी क्रियाएं करनी पड़ेगी तो मुझे मुखौटा पहनना पड़ेगा, क्योंकि मैं अंदरूनी वैसा नहीं हूं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि व्यक्तित्व आपके बाहरी और आंतरिक दो प्रकार के तंत्रों से मिलकर एक संगठित या एक मिक्सअप पैटर्न से बना हुआ है, लेकिन साथ साथ में वो क्या होता है दोस्तों? गत्यात्मक होता है, साथ साथ में गतिशील होता है। और इसी गतिशीलता के कारण हम वातावरण के साथ क्या स्थापित कर लेते हैं? समायोजन स्थापित कर लेते हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार हम क्या कर लेते हैं? डाल देते हैं। कैसे? देखिएगा, आप जैसा दोस्तों के साथ में रहते हो, वैसे ही यदि आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहने लग जाओ, तो क्या आप अपने आप को पेरेंट्स के साथ एडजस्ट कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। पेरेंट्स भी आपको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, लगा करके और बाहर निकल। दोस्त को बातें बातों में अपन गालियां दे देते हैं, घर पे जाके दो कभी उनके सामने नहीं, तुरंत व्यक्तित्व को बदलते। क्यों बदलते हैं? क्योंकि समायोजन हो जाए, है ना। जैसा शिक्षक के सामने आते हैं तो फिर क्या करते हैं? अपने व्यक्तित्व को बदलते हैं। जो दोस्तों के साथ में रहते हैं, जैसा पेरेंट्स के सामने रहते हैं, वैसे शिक्षक के सामने नहीं रहते, अपने आप को क्या करते हैं? बदलते। यदि नहीं बदलेंगे, एक ही व्यक्तित्व रखेंगे, तो इसका मतलब आप समायोजन नहीं कर सकते हो। हर परिस्थिति में आप पति पत्नी का भी देखिएगा कि वो एक लड़के का सभी लड़कियों के प्रति व्यवहार और एक खास व्यक्ति की लड़की के प्रति व्यवहार पूरा भिन्न होता है, पूरा अलग होता है। क्या वो सभी के साथ रख रहा है वैसा व्यवहार उनके साथ में थोड़ी रख सकता है? रखेगा तो अनएडजस्ट हो जाता है, को समायोजित हो जाएगा। तो इसीलिए व्यक्तित्व के बारे में कहा गया है कि व्यक्तित्व एक ऐसी शक्ति है, व्यक्तित्व एक ऐसा पावर है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने आप को वातावरण के साथ क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति समायोजन नहीं कर पा रहा है, किसी परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल पा रहा है ना, इसका एक ही मतलब है कि उसका व्यक्तित्व क्या नहीं रहा है? गत्यात्मक नहीं रहा है, उसका व्यक्तित्व गतिशील नहीं रहा है, वो अपने आप को बदल ही नहीं पा रहा है। यदि अपने आप को बदल लेता, अपने आप को चेंज कर लेता, तो वो समायोजित हो जाता। अब जीवन में ध्यान रख लेना, कितना चलेगा भी जीवन में एक चीज का ध्यान रख लेना, यदि आप किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे हो, इसका सेम अर्थ है कि हमारा व्यक्तित्व गत्यात्मक नहीं रहा है, हमारा व्यक्तित्व गतिशील नहीं रहा है। ये आपको क्या रखना है? यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये परिभाषा सबसे सटीक मानी जाती है, आलपोर्ट के द्वारा दी गई कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व एक प्रकार के मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समय समय पर अपने आप को क्या करता चला जाता है? परिवर्तित करता जाता है, अपने आप को समायोजित करता चला जाता है। यह आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर? देखो,
तीन चार बातें ध्यान रखना। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लैटिन भाषा से के पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। एक आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। क्या होता है ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। अब देखिए कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है जो मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या याद रखनी है? व्यक्तित्व के बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखता जाना है कि व्यक्तित्व आंतरिक एवं बाह्य, आंतरिक व बाह्य दोनों रूप में होता है, दोनों रूप में होता है। दूसरा ध्यान रखना, व्यक्तित्व, या इसको मैं ऐसे लिखूं, आंतरिक व्यक्तित्व अधिक प्रभावी होता है, आंतरिक व्यक्तित्व अधिक प्रभावी होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना, गत्यात्मक व्यक्तित्व आंतरिक अधिक होता है, आंतरिक अधिक होता है। आप कहोगे सर ये क्या लाइन है, अधिक होता है, तो समझा देता हूं। देखो हमने अभी पढ़ा कि व्यक्तित्व जो होता है वो एक प्रकार का गत्यात्मक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाह्य और आंतरिक दोनों व्यक्तित्व होते हैं, उनमें से जो आपके आंतरिक व्यक्तित्व है वो गतिशील अधिक होता है। क्योंकि देखिएगा गतिशील का मतलब होता है चेंज होना, और चेंज होने के लिए कुछ ना कुछ बिल्ड होना चाहिए, कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब कोई लड़का या कोई लड़की केवल ये मान ले कि किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए मेरा शरीर काफी है, तो आप सोचो कि यदि वो अपने शरीर से किसी को प्रभावित नहीं कर पाई तो क्या उसके पास में नहीं कर पाई या नहीं कर पाया तो उसके पास में कोई विकल्प बचेगा? कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसीलिए सर्वे सर्वा कभी शरीर को नहीं मानना। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास में ज्ञान, विचार, तर्क, चिंतन, मौलिकता, व्यवहार, आचरण, आदतें, इन सब में स्पष्टता अधिक है, तो वो किसी न किसी चीज से तो लोगों को प्रभावित कर लेगा, है ना। अपनी तर्कशीलता से कर देगा, अपने नॉलेज से कर देगा, अपने व्यवहार से कर देगा, अपनी अनुभूतियों से कर देगा, है ना, अपनी मौलिकता से कर देगा, अपनी आदतों से कर देगा। किसी न किसी चीज से तो व्यक्ति को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर ही लेगा, क्योंकि यहां पे बदलाव की संभावना अधिक है। अब शरीर में तो केवल शरीर है, आप जैसे दिखते हो वैसे दिखते हो। अब देखो आपका व्यवहार यहां अलग है, दोस्तों के साथ अलग है, परिवार वालों के साथ में अलग है, समाज वालों के साथ में अलग है, अकेले में अलग है, किसी खास व्यक्ति के सामने और अलग है। लेकिन आपका शरीर दोस्तों के साथ में भी वही है, माता पिता के सामने भी वही है, किसी खास व्यक्ति के सामने भी वही है, समाज के सामने भी वही है। यानी शरीर में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। परिवर्तन किसमें हो रहा है? व्यवहार में हो रहा है। इसीलिए शरीर से अगर आप किसी को प्रभावित नहीं कर पाए ना, तो इसका मतलब आपके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। इसीलिए ज्ञान को बिल्ड करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विकल्प की संभावनाएं हमारे पास में क्या होती है, अधिक बन जाती है। या इसीलिए तो ये कहा गया है कि शरीर पे व्यक्ति को ज्यादा गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाय पर्सनैलिटी और इसकी कोई खास वैल्यूज होती नहीं है। वैल्यूज जो होती है वो किसकी होती है? आंतरिक, है ना। इसीलिए कहते हैं कि मरने के बाद शरीर मर जाता है लेकिन व्यक्ति के विचार अमर रहते हैं, क्योंकि विचार आंतरिक व्यक्तित्व में आते हैं, शरीर बाह्य व्यक्तित्व में आता है। ये खत्म हो सकता है लेकिन ये कभी भी चीजें खत्म नहीं होती। ये भी आपको क्या रखना है, धैर्य। तो गत्यात्मक व आंतरिक अधिक होता है, ये भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है ना। व्यक्तित्व प्रभाव उत्पादकता का काम करता है, उत्पादकता का कार्य करता है, कार्य करता है। ये आपको क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है इसके संदर्भ में, वो क्या ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व का संबंध शरीर व मन दोनों से होता है। यह हालांकि मैंने परिभाषा में आपको लिखा दिया, दोनों से होता है। ये चीजें आपको एक बेसिक व्यक्तित्व के लिए क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। या बेसिक, यदि आप कोई व्यक्तित्व का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको व्यक्तित्व के बारे में इतना सा पता होना चाहिए। उसके बाद जो है अपना व्यक्तित्व शुरू होता है। तो आप देखिएगा यहां पे कि व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी की बात करें तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मुखौटा कहते हैं। आल्पोर्ट की सबसे सटीक परिभाषा है कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है ना। व्यक्तित्व आंतरिक बाह्य दोनों रूप में हो सकता है। आंतरिक व्यक्तित्व अधिक प्रभावी होता है, गत्यात्मक जो है वो
व्यक्तित्व आंतरिक वाला ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में ये प्रभाव उत्पकता या संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, ये ध्यान रखना। और बहुत सारी बेसिक बातें मैंने बातों बातों में आपको बताई है, तो ये भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा कि है ना, मेरे स्टूडियो के अंदर लगी हुई नहीं है ऐसी, है ना, तो पंखे वगैरह चलाऊं तो आपके अंदर खर खर की आवाज आएगी, नहीं चलाऊं तो मैं गर्मी में मर जाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन है, और इतना टेम्परेचर भारी बढ़ा हुआ है कि मैं आधे घंटे से लंबी क्लास ले ही नहीं सकता, घबराहट होने लग जाती है ना भाई, गर्मी वगैरह इतनी चल रही है तो, है ना। तो अर्ली मॉर्निंग वगैरह कभी रिकॉर्ड वगैरह करेंगे तो लंबी क्लास भी आपकी देंगे, वरना 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट, क्योंकि अब टॉपिक छोटे छोटे रहे, बड़े टॉपिक नहीं रहे ना। कोई भी टॉपिक हफ्ता भर से ज्यादा नहीं चलेगा, हर टॉपिक हफ्ते भर के अंदर अंदर खत्म, चाहे व्यक्तित्व हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे अभिप्रेरणा हो। एक हफ्ता चलेगा टॉपिक कंप्लीट, एक हफ्ता चलेगा टॉपिक कंप्लीट। तो अभी अपन पढ़ेंगे व्यक्तित्व, आज शुरू किया तो 6-7 क्लास के अंदर खत्म, चाहे 40-40 मिनट की हो, चाहे 35-35 मिनट की हो, एक एक हफ्ता चलेगा, इससे ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक चलने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।